नमस्कार दोस्तों, एसपीडी वार्षिक अंक 2025 के फरवरी माह के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। फरवरी माह के इस करंट अफेयर में आप देखेंगे तो जनवरी माह के जो भी इवेंट्स हुए हैं उसका यह इस वीडियो में एक अच्छे तरीके से संग्रहण किया गया है और बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है प्रत्येक प्रश्नों का। यह लगभग इस महीने में एसपीडी के द्वारा 100 प्रश्नों को अपडेट किया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प इसका बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाना है। साथ ही इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी किस राज्य में है? तो वैगाई नदी जो है ये तमिलनाडु राज्य में, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, गान नगई जो उत्सव है यह मणिपुर में मनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल का नाम है वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक जिसको हिंदी में कहते हैं। यह किसी उत्पाद की पहचान के लिए दिया जाने वाला एक चिन्ह होता है। यह टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताओं को दर्शाता है। भारत में जीआई टैग की शुरुआत देखा जाए तो वर्ष 2003 से भारत में जीआई टैग देने की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को भारत में जीआई टैग दिया गया था। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाँ, अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है आंध्र प्रदेश में किया गया था। अगर इसका डेट देखें तो यह 18 से 20 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था और आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला में इसका आयोजन किया गया था। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला में कब से कब तक? तो 18 से 20 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2024 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पुरुष में विक्टर एक्सेल्सन और महिला में एन से यंग। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह अमेरिकी सोनोबॉय के सह उत्पादन की घोषणा की है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो यह टाइटल अनाहत सिंह ने जीता है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इसका सही आंसर हो जाएगा यह लगभग 6.4% का अनुमान लगाया गया है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह सदस्य जो देश है वो इंडोनेशिया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके देखें तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्रिक्स में BRICS, अगर ये ब्रिक्स कैसे फॉर्म होता है तो बी से ब्राज़ील होता है, आर से रशिया होता है, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका होता है। ब्राज़ील को देखें, ब्रिक्स की जो स्थापना है ये वर्ष 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है चीन के संघाई में इसका हेडक्वार्टर बना है, संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स देखें तो ब्रिक्स देशों के बारे में कुछ खास बातें आपको बताएं तो दुनिया की आबादी का लगभग ब्रिक्स जो है दुनिया की आबादी का लगभग 42% हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर विश्व की जीडीपी का यह 23% हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, जबकि विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर हम गणना करें तो ये विश्व के कुल क्षेत्र के 30% हिस्से को यह रिप्रेजेंट करता है। ब्रिक्स देशों का जो वैश्विक व्यापार में हिस्सा है वह लगभग 18% है। एक बार देख लीजिए फिर से, यह आबादी का 42%,
जीडीपी का 23%, कुल क्षेत्र का 30% और वैश्विक व्यापार में 18% हिस्से की साझेदारी करता है। इसके अलावा अर्जेंटीना ने वर्ष 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से मना कर दिया है, लेकिन ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई और इथियोपिया ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 को शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही इंडोनेशिया को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बनाया गया है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह गुजरात मेजबान है। विकल्प सी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है ट्रोजन 155 मिलीमीटर ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो यह भारत और फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजित किया गया है? किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह भारत के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहॉर्ट 3.0 पहल लॉन्च की है? पहल का नाम है सी कोहॉर्ट 3.0। इस पहल को किसने लॉन्च किया? तो सबसे पहले इसे लॉन्च करने वाले राज्यों को देखते हैं। तो यह पंजाब राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में अगर बात करें तो पंजाब सरकार ने महिला स्टार्टअप्स और विद्यार्थियों को तकनीकी आधारित उद्यम बनाने के लिए सशक्त बनाने हेतु सी कोड 3.0 पहल की शुरुआत की है। इसका आयोजन जो है मोहाली में किया गया। इस पहल के तहत 250 से अधिक स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और छात्रों को स्टार्टअप्स पंजाब की विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। और इस पहल का उद्देश्य 2047 तक भारत के विकास में योगदान देना है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? बोस्नियाई गीत किस ये है कि ये जो बोस्नियाई गीत है ये कहाँ का बोस्नियाई गीत है, किसका पारंपरिक गीत है? तो यह सेवडालिंका का पारंपरिक गीत है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं बिजनेस रेडी यानी बी रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? या कहा जाए कि बी रेडी जो रिपोर्ट है किस संस्था के द्वारा या संगठन के द्वारा जारी की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। विश्व बैंक के साथ साथ अन्य अगर संस्थाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले विश्व बैंक की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में अजय बंगा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर लें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर लें तो इसकी स्थापना जो है 1945 में इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष जो है अभी वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। अगर इसके अलावा बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके अध्यक्ष नगोजी ओमकोजा इवेला है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? एक बार प्रश्न को फिर से सुनिए, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने यह भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह ऐप जो है राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह इंडोनेशिया के साथ डील किया गया है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात करें तो प्रोबोवो सुबियांतो जो हैं वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत में भी आए थे। इसके साथ साथ अगर बात करें इंडोनेशिया की राजधानी की तो इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, लेकिन वर्तमान में इसकी नई राजधानी नुसंतारा है। वर्तमान में इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा है क्योंकि इसको चेंज कर दिया गया है। पहले जकार्ता थी, अब इसको चेंज करके नुसंतारा कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर यहाँ पे इंडोनेशिया की कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों को देखें तो कावा इजेन, माउंट सेमेरू, माउंट मेरापी, माउंट लेवो टीवी, ये कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों के नाम हैं जो इंडोनेशिया में समय समय पर
ज्वलित होते रहते हैं। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात से संबंधित जो डील है वो इंडोनेशिया के साथ किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो पवना नदी किस राज्य में बहती है? विकल्प डी इसका सही आंसर है। पवना नदी महाराष्ट्र राज्य में बहती है। अगला प्रश्न है भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, विकल्प बी इसका सही आंसर है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखें तो वास्त्र नाम जो है ये महाभारत के महर्षि भार्गव परशुराम जी के नाम पर रखा गया है। पहले तो इसका नामकरण कैसे हो गया? तो महाभारत के एक किरदार है भार्गव महर्षि हैं, भार्गव परशुराम जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह भारत की पहली माइक्रो मिसाइल आधारित ड्रोन रोधी प्रणाली है। ये कैसी प्रणाली? तो ये मेनली ड्रोन से रक्षा के लिए इसको बनाया गया है। यह झुंड में आ रहे ड्रोनों से निपटने के लिए बनाई गई है। यह लगभग 6 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से आ रही ड्रोनों को डिटेक्ट कर सकता है। यह एक साथ 64 से ज़्यादा माइक्रो मिसाइल दाग सकता है। यह प्रणाली उन्नत C4I, इस प्रणाली में एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है C4I, यानी C है 4, पहला क्या होगा? पहला C का है यहाँ पे कमांड है, कमांड के लिए पहले सी का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद एक और सी है यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा, C4 कंट्रोल है। उसके बाद फिर एक दूसरा सी है जिसमें कि कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन के लिए एक इस्तेमाल किया गया है। और एक सी है जिसका मतलब हो जाएगा कंप्यूटर। तो ये 4 सी और एक आई का इस्तेमाल है, यानी एक आई मतलब हो जाएगा इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस। तो 4 सी और 1 आई का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो विकल्प जो बी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम है यह इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी इसका सही आंसर है। कुशल परेरा ने 2025 साल के पहला शतक जड़ा है। 2025 का पहला शतक जड़ा है कुशल परेरा ने। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुशल परेरा जो है श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि नाग मार्क 2 एंटी गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बात करें अगर DRDO की, तो DRDO का मतलब होता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इंग्लिश में देखें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। DRDO का मतलब होता है, इसकी स्थापना जो है 1958 में, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष जो हैं अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत इसके जो अभी अध्यक्ष हैं। अगर बात करें इस मिसाइल के बारे में, तो यह जो मिसाइल है यह एक स्वदेशी एंटीटेक गाइडेड मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसका जो उद्घाटन है वह 13 जनवरी 2025 को किया गया। इस टनल के बारे में बात करें तो जेड मोड टनल जो है यह गगनगिर और सोनमर्ग को जोड़ती है, जिससे लद्दाख की यात्रा आसान हो जाती है। इस टनल की कुल लंबाई 12 किलोमीटर है। तो विकल्प ए जो है, विकल्प ए नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव क्या होता है? तो बोदा त्यौहार जो है ये हट्टी जनजातियों का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव होता है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस संस्था के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम टू यू का परीक्षण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। यह परीक्षण IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो इनका प्रस्तावित नाम है अमेरिका की खाड़ी, यानी मैक्सिको की खाड़ी को दूसरा नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा नाम दिया है। दूसरा नाम क्या है? अमेरिका की खाड़ी। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जी को हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने का घोषणा किया है? तो ये $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की गई है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है
85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन कहाँ हुआ है? तो यह इसका समापन जो है पटना में हुआ है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह सरला एविएशन के द्वारा ये शून्य प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया था, तो विकल्प ए डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री कहाँ में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, इसका उद्घाटन जो है लद्दाख में किया गया है। अगर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के बारे में कुछ जानकारी देखें तो भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल जो है इसके अंतर्गत प्रमुख इवेंट का यह 5वां संस्करण है। ठीक है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का यह 5वां संस्करण होगा और इसका आयोजन जो है 23 जनवरी को लेह लद्दाख में शुरू हुआ है। 23 जनवरी से खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 जो है 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण जो है फर्स्ट फेज जो है ये 23 से 27 जनवरी के बीच चलेगा और जो दूसरा फेज है इसका 21 फरवरी से 25 फरवरी तक इसका दूसरा फेज होगा। तो पहला फेज 23 जनवरी से 27 जनवरी तक और दूसरा फेज 21 फरवरी से 25 फरवरी तक होगा, और ये जो होगा जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। दूसरा फेज जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा, जबकि पहला फेज लद्दाख में आयोजित हुआ है। इस साल इस खेल में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा अलग अलग संस्थानों से लगभग 19 टीम के 400 से अधिक एथलीट शामिल हैं। कितना टीम है? 19 टीमें हैं और 400 से अधिक एथलीट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। तो पहले चरण की और बात कर लें, एक बार पदक तालिका को देख लें तो पहले चरण के समाप्त होने तक पदक तालिका में 4 स्वर्ण और 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक के साथ लद्दाख जो है शीर्ष पे है, जबकि तमिलनाडु 5 तथा महाराष्ट्र 10 पदक के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला प्रश्न है कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पंकज मिश्रा, विकल्प बी सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास कौन सा अभ्यास है? ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास कितने देशों ने भाग लिया है इसमें? तो इसमें 9 देशों ने भाग लिया है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ASI पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह रत्नागिरी में मिला है, विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे UIDAI के नाम से भी जाना जाता है के नए CEO बने हैं, इनका नाम बताना है। नए CEO कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? तो यह 16 जनवरी को मनाया गया है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा बंद किए जाने का ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। अगर बात करें विश्व आर्थिक मंच की तो इसकी स्थापना जो है 24 जनवरी 1971 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है कोलिनी जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो स्थापना है वो 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, राप्ती नदी की सफाई पर यूपी सरकार ने सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को चौथा स्थान मिला है, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की, तो यह इंडेक्स जो है ग्लोबल फायर पावर संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। यह इंडेक्स दुनिया की सैन्य ताकत का आकलन करता है। ठीक है, तो 145 देशों में भारत जो है चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पे रशिया है, तीसरे स्थान पे चाइना है और चौथे स्थान पे भारत है। अगर वहीं पे बात कर लें इस इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान पे कौन है, तो 145वें स्थान पे भूटान है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है इसमें, तो भारत को इसमें चौथा स्थान मिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। JD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बनी है? तो ऊषा वेंस जो है हिंदू सेकंड महिला बनी है, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, करेगा नहीं, ये कर चुका है, भारत ने इसकी मेजबानी की थी, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके साथ ही अगर इसमें इस FIDE शतरंज विश्व कप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो भारत के ग्रैंड मास्टर D गुकेश ने चीन के
डिंग लिरेन को हराकर फीडे शतरंज विश्व कप 2025 अपने नाम किया है। लेकिन हाल ही में आयोजित टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में प्रज्ञानंद ने डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है भारत ने की थी और इन्होंने भारत के डी गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराया था। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, एनडीआरएफ ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है कि 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इन्होंने 53वां स्थापना दिवस मनाया है। यानी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का गठन था यह 21 जनवरी को हुआ था। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह खिताब कर्नाटक ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो भारत देश की महिला और पुरुष टीमें जो है खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है और इन्होंने महिला और पुरुष दोनों वर्गों की टीमों ने नेपाल के दोनों वर्गों की टीमों को हराया है। यानी महिला वर्ग, भारत की महिला वर्ग की टीम ने नेपाल की महिला वर्ग की टीम को खो खो विश्व कप 2025 में हराया है। वहीं पर पुरुष वर्ग ने, भारत के पुरुष वर्ग ने नेपाल के पुरुष वर्ग के खो खो टीम को खो खो विश्व कप 2025 में हराया है। तो इस प्रकार से भारत इसमें विजेता बना है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो यह अमेरिका बाहर हुआ है। जैसे ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अपने आप को बाहर कर लिया है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया है? तो यह केरल राज्य सरकार ने यह आपदा प्रणाली लॉन्च किया। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म, यानी विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन की श्रेणी में अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज जो कि कटरा और सियासी को जोड़ता है का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 56 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जम्मू और कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह आधारशिला जो है विशाखापत्तनम में रखी गई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह आयोजन है भुवनेश्वर शहर में किया गया, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। यह आयोजन 8 से 10 जनवरी के बीच में किया गया और मेनली देखा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो यह 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब रिटर्न आए थे, उन्हीं के यादगार में यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर इसके बारे में कुछ और तथ्यों को देखें तो यह 18वां संस्करण है, यहाँ पे लिखा ही गया है, तो इससे पता चल जाएगा यह 18वां संस्करण है। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत जो है वर्ष 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार इसकी थीम रही है विकसित भारत के संकल्प में प्रवासी भारतीयों का योगदान। वर्ष 2025 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम रहा है विकसित भारत के संकल्प में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इसका थीम रहा है। अगर इसके साथ ही अगर देखें हम 17वां प्रवासी दिवस जो था वह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया गया था। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। विकल्प बी जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह 19 जनवरी 2025 को युद्ध विराम लागू हुआ है इजराइल और हमास के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं,
स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई है? तो यह बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 को हुई है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच में हुई है। अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह आयोजन बेंगलुरु में किया गया। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा को बनाया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो इस मिशन का नाम है स्पेस डेक्स। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, स्पेस डेक्स। अगर बात करें इस मिशन के बारे में कुछ और अधिक जानकारी लें तो यह मिशन जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह मिशन 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ था। इस मिशन के तहत भारत के PSLV C60 के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया था। इसमें 2 छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। उन छोटे उपग्रहों का नाम है, पहले उपग्रह का नाम था SDX-01 जो कि चेजर था, और दूसरे अंतरिक्ष यान या उपग्रह जो था उसका नाम था SDX-02। यह टारगेट था। तो एक चेजर है और दूसरा टारगेट है, ठीक है। तो इस 2 अंतरिक्ष यानों को या उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया था स्पेसडेक्स के माध्यम से। स्पेसडेक्स कहने का मतलब है कि एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में 2 छोटे-छोटे उपग्रहों या अंतरिक्ष यानों को एक दूसरे से जोड़ने या अलग करने की प्रक्रिया को स्पेसडेक्स कहा जाता है। इसी में वो डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रक्रिया इसी में आती है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इसरो का स्पेसडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है? तो यह जो मिशन था इसरो का अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए किया गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। सैटेलाइट को डॉकिंग वही है, डॉकिंग और अनडॉकिंग का मतलब कि 2 अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ना और डॉकिंग हो जाता है, और 2 अंतरिक्ष यान या उपग्रहों को एक दूसरे से अलग करना अनडॉकिंग की प्रक्रिया होती है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो यह हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। हनोई जो है ये वियतनाम की राजधानी है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, या उत्तराखंड के द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है कि साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 32 एथलीटों को साल 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो रमेश चंद्र जी के नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। वर्तमान में मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, ठीक है। और इसे संशोधित करके कहाँ करना है? तो इसको संशोधित करके 2022-23 में इसको बदलना है। तो वर्तमान में WPI का आधार वर्ष 2011-12 है, लेकिन इसे संशोधित करके 2022-23 करना है। इसके लिए एक कमेटी की स्थापना की गई है जिसका नेतृत्व रमेश चंद्र जी करने वाले हैं। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इसमें द्वितीय स्थान हासिल किया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। लेकिन भारत जो है यह द्वितीय स्थान किसमें हासिल किया है? भविष्य के कार्य की श्रेणी में। यहाँ पे रैंकिंग को श्रेणियों में बांटा गया है। तो भविष्य के कार्य के श्रेणी में भारत को दूसरा स्थान मिला है, जबकि भविष्य के कौशल के श्रेणी में, भविष्य के कौशल के दावेदार की श्रेणी में समग्र रूप से 76.6 स्कोर के साथ भारत 25वें नंबर पे है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें पहले स्थान पे कौन है, तो भविष्य के कार्य के श्रेणी में अमेरिका जो है प्रथम स्थान पे है, भारत इसमें दूसरे स्थान पे है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो यह सम्मान डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद जी को प्रदान किया गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है वागसीर। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। वागसीर इस पनडुब्बी का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं वो वी नारायणन जी हैं। इससे पहले इसरो के जो अध्यक्ष थे वो एस सोमनाथ थे, और एस सोमनाथ से पहले जो इसरो के अध्यक्ष थे वो के सिवन थे। तो इस विकल्पों में देखें तो सबसे पहले के सिवन थे, उसके बाद इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ बने, उसके बाद वर्तमान में अभी वी नारायणन जो है ये इसरो के नए अध्यक्ष हैं। अगर बात करें इसरो का संगठन का, तो 1969 में इसरो का गठन हुआ था। और वी नारायण जी की अगर बात कर लें, डॉक्टर वी नारायण जी की, तो इन्होंने 13 जनवरी 2025 को
अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष तथा इसरो के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। एक बार फिर से सुनिए, डॉक्टर वी नारायणन जो है इन्होंने 13 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष तथा इसरो के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वडनगर में इसका उद्घाटन किया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बना है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो यह सम्मान एनाबेल सदरलैंड ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ष 2025 कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 85वां स्थान मिला है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही है। पहले स्थान पे यहाँ पे आ सकता है कि पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे सिंगापुर है, 85वें स्थान पे भारत है और साल 2025 में भारत जो है भारत के पासपोर्ट धारकों को लगभग 57 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी और वर्ष 2024 में भारत जो है 82वें नंबर पे रहा है और 2025 में भारत 85वें नंबर पे हो गया, यानी 3 अंकों का जो है एक तरह से देखें नुकसान हुआ है भारत को। 3 पैदाने नीचे भारत खिसक गया है। तो पहले 2024 में 82वें नंबर पे था और 2025 में भारत 85वें नंबर पे हो गया। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे मार्टिन गुप्टिल, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार जो है द ब्रूटलिस्ट को दिया गया है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विज्ञान, जिसे डीआरडीओ के नाम से जाना जाता है, डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है कि 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 194 जयंती मनाई गई है सावित्री बाई फुले जी की। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो यह पश्चिम बंगाल ने जीता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 86 नंबर की, हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो यह 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। खेल रत्न पुरस्कार का नाम जान लें तो खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र के नाम से जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो 4 लोगों को, 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, तो उनका नाम जान लेते हैं। एक मनु भाकर जी हैं, दूसरे खिलाड़ी हैं डी गुकेश, तीसरे खिलाड़ी हैं प्रवीण कुमार जो कि पैरा ओलंपिक है, ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और चौथे खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के भारत के कप्तान हैं। एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, मनु भाकर, ये एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। मनु भाकर इनको, डी गुकेश जी को, प्रवीण कुमार जी को और हरमनप्रीत सिंह को, इन चारों लोगों को 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो यह ओम बिरला साहब ने किया है। 18वें लोकसभा अध्यक्ष भी हैं ओम बिरला साहब। तो ओम बिरला साहब की तरफ से पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी नाम दिया गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो यह तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में बनाया गया है। तो विकल्प ए सही है। अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो कन्याकुमारी में बना यह पुल जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल से 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ती है, जिससे कन्याकुमारी एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में और भी अधिक आकर्षण बनकर उभरा है। तो विकल्प ई जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज जो है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बना है। विकल्प ए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह अमित शाह जी ने इसका विमोचन किया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, काम्या कार्तिकेय ने
7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? तो यह माउंट विंसन की चोटी पर इन्होंने चढ़ाई की थी। विकल्प बी जो है इसका सही आंसर है। माउंट विंसन जो है यह अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो दुनिया की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो यह केरल टीम ने जीता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कोनेरू हम्पी ने यह टाइटल जीता है। अगला प्रश्न है 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, हरियाणा स्टीलर्स ने यह टाइटल अपने नाम किया है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहां किया जाएगा? यह राउरकेला में किया जाएगा। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको गैस टरबाइन अनुसंधान संस्था के द्वारा विकसित किया गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? यह चीन कर रहा है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर किया जा रहा है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाता है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो यह वाइल्ड ईगल को अमेरिका ने हाल ही में आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 86वीं बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, एम रघु ने 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम बने हैं। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाए विकल्प सी, उन्हें 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 49वां स्थान मिला है। विकल्प बी जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है मलेशिया में किया गया है और हाल ही में इसकी विजेता टीम कौन रही है? तो भारत इसकी विजेता टीम रही है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाब ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें रजत पदक जीता है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में हुआ है? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में हुआ है? तो लखनऊ शहर में हुआ। विकल्प सी जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है कि दुनिया में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? 21 दिसंबर को पूरे दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 39वां स्थान मिला है। 39th रैंक भारत को इसमें मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का ये जो टोटल 113 प्रश्न है ये एसपीडी के द्वारा जनवरी माह के लगभग जो भी करंट इवेंट थे उसको फरवरी माह के एसपीडी वार्षिकांक में अपडेट किया गया था। तो हमने जो भी नए इवेंट थे हमने आपके सामने रखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे के वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहें, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। धन्यवाद।